नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, दुनिया के कई जगहों में रोज कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है और हम इंसान उसके पीछे का राज कभी जान नहीं पाते, क्योंकि ये दुनिया हम सबके ज्ञान से भी काफ़ी ऊपर है। आज मैं आप सबको कुछ मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस के बारे में सुनाऊंगा, तो कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानियों का पूरा मजा लीजिए। ये पहली कहानी है मिस्टर जैकब की। आगे की कहानी मैं उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम जैकब है और मैं यूएस पुलिस में काम करता हूँ। मैंने अपने करियर में कई सारे सीरियल किलर केसेस और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व किए हैं, पर 1992 में एक बहुत ही अजीब केस आया था मेरे पास, जिसे मैं कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया और बाद में उस केस को बंद कर दिया गया। वो मार्च का महीना था। ठीक दोपहर को मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ था, तभी मेरे पास एक आदमी आया। वो एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आया था। उसका नाम पीटर था और उसका कहना था 2 दिन पहले अचानक उसकी मेड लोरा घर से गायब है और वो अपने घर भी नहीं गई है। मैं और 2-3 ऑफिसर और उस पीटर के साथ उसके घर की ओर रवाना हो गए। पीटर अपने फार्म हाउस में रहता था अपनी बीवी के साथ, और लोरा भी उन्हीं के साथ ही रहती थी। हम चारों ऑफिसर्स ने अच्छी तरह से उस एरिया को छान मारा, पर हमें कहीं भी कुछ अजीब नहीं मिला। अगले दिन हम 2 स्निफर डॉग्स के साथ दोबारा उसके घर गए। वो दोनों डॉग्स भी कई देर तक घूमने के बाद एक पेड़ के पास आकर रुक गए। फिर हमने उस पेड़ के चारों ओर जमीन खुदवाया, पर हमें कुछ भी नहीं मिला। 15 दिन निकल गए, पर हमें लारा का कुछ भी अता पता नहीं मिला। हमने आसपास के कुछ लोगों से पूछताछ भी की, पर हमें वहाँ भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर हम दोबारा लोरा के कमरे में गए तफ्तीश करने। वहाँ भी हमें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। फिर मुझे एक नोटबुक मिला जिसमें कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ था। कुछ फोटोज भी थी उसमें। वो शायद ब्लैक मैजिक के ऊपर लिखा हुआ था। मैंने उस नोटबुक को एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया। अगले 2 दिन बाद मुझे उन एक्सपर्ट्स ने बताया कि उस नोटबुक में एक क्रिया लिखा है जिसके जरिए कोई भी शैतान को बलि देकर खुश कर सकता है। ये सुनते ही मेरा शक पीटर और उसकी वाइफ पर गया, क्योंकि लोरा उनकी मेड थी और उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं 2 ऑफिसर हम तुरंत ही पीटर के घर उसके फार्म हाउस पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही हम तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उस जगह पर पीटर का फार्म हाउस नहीं था, वहां बस एक पुराना टूटा फूटा खंडहर था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई सालों से कोई आया ना हो। पर कुछ ही दिन पहले तो वहां एक अच्छा फार्म हाउस था, एक अच्छा गार्डन था। ये बिल्कुल नामुमकिन था। वो एक उजाड़ वीरान में तब्दील हो चुका था, वो भी बस एक ही दिन में। हम तीनों के दिमाग ही बंद हो गए। फिर भी हम वहां खोजबीन करने लगे। कई देर बाद हमें एक जगह मिला जहां कुछ दफना हुआ था। हमने आदमी बुलाकर उस जगह को खुदवाया। वहां हमें 3 कंकाल मिले। वो तीनों कंकाल के हाथों में एक एक किताब था। ये हूबहू वैसे ही किताब थी जैसे हमें लोरा के कमरे से मिली थी। हमने उन तीनों कंकाल को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। वो लाशें किसकी थी ये तो पता नहीं चला, पर हाँ, उनमें से 2 लाशें औरतों की थी और एक आदमी का। और रिपोर्ट के हिसाब से उन तीनों की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। क्या वो लाशें पीटर, उसकी वाइफ और लोरा की थी? हमें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट ने इस केस को एक दूसरे ऑफिसर को हैंडओवर किया, पर फिर भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। बाद में डिपार्टमेंट ने इस केस को क्लोज कर दिया। ये दूसरी कहानी है गैरी की। हेलो, मेरा नाम गैरी है
और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। जंगल के वेस्ट जोन में मैं ही इंचार्ज था। जंगल काफ़ी बड़ा था, इसीलिए उसे जोन्स में डिवाइड किया गया था। वेस्ट जोन जंगल का सबसे घना इलाका था, इसीलिए कम लोग ही वहाँ कैंपिंग करने जाते थे। वेस्ट जोन में कम कैंपर्स आने के कारण कुछ और भी था। वहाँ काफ़ी जंगली जानवर भी घूमते रहते थे और कई लोग तो वहाँ सुपर नेचुरल पावर्स होने का भी दावा करते थे। मुझे वहाँ 5 साल हो चुके थे, पर मैंने कभी भी कुछ अजीब वहाँ आज तक नोटिस नहीं किया था। मेरे 5 साल के टाइम पीरियड में एक भी अनहोनी मेरे साथ कभी घटित नहीं हुई थी, पर मुझे पता नहीं था एक बहुत ही भयानक घटना आगे मेरा इंतजार कर रही थी। वो साल 1985 था और अक्टूबर का महीना चल रहा था। तब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन सुबह 3 कॉलेज स्टूडेंट्स वेस्ट जोन में कैंपिंग करने आए थे। उनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनके नाम थे मार्क, कैन और नैन्सी। ऑफिस में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और कैंपिंग के लिए रवाना हो गए। वो लोग 3 दिन की कैंपिंग के लिए आए थे। मैंने उन्हें सुरक्षा गाइडलाइन बताया और फिर वो निकल पड़े जंगल की ओर। 3 दिन तो निकल गए, पर चौथे दिन वो वापस नहीं आए। वैसे पिछली रात को पेट्रोलिंग के दौरान मैं उनसे मिला था। वो सब बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। फिर शाम हो गई, फिर भी उन तीनों का कुछ भी अता पता नहीं मिला। फिर मैं अपने 5 लोगों की एक टीम लेकर उन कैंपर्स को ढूंढने उनके साइट पर चला गया। करीब 1 घंटे बाद हम उनके कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए थे। वहाँ सब कुछ सामान्य था और ठीक ठाक था, पर वहाँ वो तीनों नहीं थे। हमने उन्हें आवाज़ लगाई, पर वो शायद आसपास नहीं थे। अब शाम के 8 बज चुके थे, पर वो अपने टेंट के पास वापस नहीं आए थे। अब मुझे पता चल गया था कि वो तीनों जंगल में कहीं गुम हो चुके हैं। मैंने तुरंत बैकअप बुलाया और रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हो गया। रात 11 बजे तक ढूंढने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हम सब वापस आ गए और सुबह दोबारा मिशन रिज्यूम करने का तय किया। फिर मैं अपने क्वार्टर में आ गया। करीब रात 2 बजे मुझे जंगल से व्हिसल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं तुरंत उठा और एक ऑफिसर को साथ लेकर जंगल की ओर चला गया। हम व्हिसल साउंड का पीछा करते हुए जंगल में उस ओर आगे बढ़े जा रहे थे। मैंने अपने साथ एक टॉर्च और एक सर्विस रिवॉल्वर भी ले लिया था। उस समय जंगल एकदम सुनसान लग रहा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और इतनी रात को मैं कभी जंगल नहीं गया हुआ था। बड़ा ही अजीब माहौल था वहाँ का। एक डर हम दोनों महसूस कर पा रहे थे। तभी हम धीरे धीरे उस व्हिसल साउंड के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हमारी नज़र झाड़ियों पर गई तो मैंने तुरंत टॉर्च उधर किया तो हमने देखा नैन्सी वहीं नीचे पड़ी हुई थी और वो ही व्हिसल बजा रही थी। वो काफ़ी जख्मी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। हम दोनों ने उसे बाहर खींचा तो पता चला नैन्सी का एक पैर भी टूट चुका था। फिर हम उसे उठाकर वापस आने लगे। तभी दोबारा हमें व्हिसल की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत पीछे पलटा तो मुझे कुछ दूर एक परछाई दिखी। मैंने आवाज़ भी लगाई, कौन है वहाँ, सामने आओ। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा पूछा तो वो परछाई झाड़ियों के पीछे छुप गई। मैंने टॉर्च उन झाड़ियों की ओर किया तो हमें देखते ही एक अजीब सी आकृति खड़ी हो गई। हमारे सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी हो गई। वो 10 फीट का रहा होगा और उसने एक काला सूट और एक काला हैट पहन रखा था। उसका चेहरा नहीं था, वो काफ़ी डरावना था। उसे देखते ही नैन्सी डर के मारे रोने लगी। फिर उस दूसरे ऑफिसर ने उस आकृति को हाथ ऊपर करने को कहा, पर वो चुपचाप वैसे ही खड़ा था। फिर वो ऑफिसर धीरे धीरे उस आदमी के पास बढ़ने लगे। तभी अचानक से उस शैतान ने ऑफिसर पर हमला कर दिया। मैं उस पर गोलियां दागने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस शैतान ने उन ऑफिसर को देखते ही देखते मार डाला
और उनकी लाश को अपने साथ कहीं लेकर जंगल में गायब हो गया। फिर मैं नैन्सी को उठाकर बाहर भागने लगा। कुछ देर बाद हम दोनों जंगल से बाहर आ गए थे। मैंने तुरंत नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ये पूरा वाकया मैंने अपने सीनियर्स को बताया। नैन्सी तो मिल गई थी, पर मार्क और कैन का अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। अगले 10 दिन तक रेस्क्यू मिशन चला, पर उन दोनों का कुछ भी नहीं पता चला। नैन्सी से पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वही ब्लैक सूट वाले शैतान ने ही मार्क और कैन को अपने साथ ले गया था। पर उस शैतान ने नैन्सी को क्यों छोड़ दिया? और वो शैतान आखिर था क्या चीज़, और वो कहाँ गायब हो गया? ये कभी किसी को पता नहीं चल पाया। फिर कई साल तक वेस्ट जोन को सील कर दिया गया, पर आज भी कैंपर्स वेस्ट जोन में कैंपिंग करने से डरते हैं।